आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा ये चैप्टर हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सबसे पहला हमारा इसमें लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। रीजनल कल्चर का मतलब हो गया, आप देखोगे हर जगह का ना अलग अलग अपना परंपरा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ पाओगे इस चीज को लेकर। जैसे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का पूजा होता है बहुत ज्यादा, दुर्गा माँ का, है कि नहीं। लेकिन दुर्गा पूजा में आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल बंगाल में चले जाओ, वेस्ट बंगाल, वहां पे आप देखना दुर्गा माँ का पूजा अलग तरीके से होता है। ठीक उसी तरीके से दुर्गा पूजा का फेस्टिवल हम लोग बिहार में भी मनाते हैं, बिहार में अलग तरीके से होता है। उसी तरीके से आप चले जाओ साउथ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल केरल, तमिलनाडु, उधर चले जाओ, दुर्गा जी का पूजा उधर भी होता है, लेकिन वहां का तरीका बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब है कि हर जगह का अपना जो पूजा पाठ करने का तरीका है ना, अपना रहने का जो तरीका है, भाषा बोलने का जो तरीका है, हर जगह का अपना क्या है, अलग अलग है। उसी को हम लोग कहते हैं रीजनल कल्चर। तो कल्चर में बहुत चीज आ जाता है, आप किस तरीके से रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, आप किस प्रकार से देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, ये सब हमारा किसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। और ये हर जगह पर इंडिया में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, शुरुआत इसका कैसे हुआ। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में 3-4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है बेसिकली। आइए उसको पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लिखा हुआ one of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak। देखो पहला इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया है पहले पॉइंट में कि यदि आप लोगों को डिस्क्राइब करना है कि ये इस प्रकार के लोग कैसे हैं, तो एक जो अच्छा तरीका होता है वो होता है उसके भाषा से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको यदि बताना होगा कि कश्मीर के लोग किस तरीके के हैं, तो कश्मीर के लोग अच्छे हैं बुरे हैं वो तो बाद में होगा। पहले कश्मीर के बारे में हम क्या बोलेंगे, कश्मीर के लोग कश्मीरी बोलते हैं। मतलब लोगों को पहचानने का जो एक तरीका होता है वो भाषा भी होता है। लोगों को पहचानने का तरीका कई सारा होता है। कई सारे लोग लोगों को पहचान लेते हैं कि वो क्या खाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, यदि एक आदमी को ज़्यादा अच्छा फिश चावल लगता है, यानी कि मछली और चावल लगता है, तो ज़्यादातर चांस है कि वो बंगाल के तरफ का होगा, क्योंकि बंगाल के तरफ में मछली चावल बड़ा फेमस है। उसी तरीके से यदि कोई आदमी ज़्यादा खाता हो इडली, डोसा, सांभर, इन प्रकार की चीज़ों को खाता हो, तो ज़्यादा चांस है कि वो आदमी कहाँ का होगा, साउथ इंडिया का होगा। ठीक ना। फिर कोई आदमी यदि ज़्यादा उसको पसंद है राजमा चावल, तो ज़्यादा चांस है कि वो आदमी होगा जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राजमा चावल बहुत फेमस है। तो कहने का मतलब है कि लोगों को हम कई तरीके से पहचान सकते हैं कि ये आदमी कहाँ का है। मछली चावल वो आदमी ज़्यादा खाता है तो बंगाल का हो सकता है। इडली डोसा सांभर वगैरह ज़्यादा खाता है, उसको ज़्यादा पसंद है, तो साउथ इंडिया का हो सकता है। राजमा चावल ज़्यादा खाता है तो जम्मू कश्मीर का हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि लोगों को पहचानने का तरीका कई प्रकार के हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका हमारा भाषा भी है। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने आए और वो पंजाबी भाषा में बात करे आपसे, तो आप क्या बोलोगे, आदमी कहाँ का है, पंजाब का है। तो लोगों को पहचानने का तरीका कई सारे हमारे पास है, जिसमें से एक हमारा भाषा भी है। यानी कि भाषा के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग लोगों को पहचान लेते हैं कि आदमी कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in Tamil Nadu or Odisha। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आदमी तमिल बोलता है, तमिल भी एक भाषा है, ठीक ना। मान लीजिए कोई आदमी है वो तमिल बोलता है, तो ज्यादातर चांस है कि वो आदमी कहाँ का हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है। या फिर कोई आदमी जो कि ओडिया भाषा बोलता है, तो ज्यादा चांस है कि वो आदमी ओडिशा का हो सकता है। तो ये लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोगों को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये आदमी कहाँ का रहने वाला हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पर। आगे वी ऑल्सो एसोसिएट ईच रीजन विथ डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, क्लॉथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। अब लोगों को पहचानने का तरीका और कैसा हो सकता है, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं। देखो पहला तो हमने आपको बताया कि लोगों को उसके भाषा के बेसिस पर हम पहचान सकते हैं कि वो आदमी कहाँ से बिलोंग करता है। और भी क्या क्या तरीका है लोगों को पहचानने का, जैसे पहला फूड, जैसे हमने आपको बताया था अभी कि खाना वो किस प्रकार का खाता है,
उसको किस प्रकार का खाना पसंद है, इस बेसिस पर भी हम लोगों को पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने अभी आपको दिया था, मछली चावल ज़्यादा खाता है, इसका मतलब कि वो बंगाल का हो सकता है। इडली डोसा सांभर ज़्यादा खाता है, हो सकता है कि वो साउथ इंडिया यानी कि केरल तमिलनाडु का तरफ का हो जाए। राजमा चावल ज़्यादा पसंद है, नहीं कि ज़्यादा खाता है, तो हो सकता है वो जम्मू कश्मीर का हो जाए। तो फूड के बेसिस पर हम लोगों को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से कपड़ा के बेसिस पे, क्लॉथ के बेसिस पे आप कैसे पहचानोगे, जैसे यदि ज़्यादातर लोग पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी, तो हो सकता है कि वो राजस्थान के हो जाएं। ठीक, यदि ज़्यादातर लोग लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं तो हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर का हो, क्योंकि तो ठंडा ज़्यादा पड़ता है। यदि ज़्यादातर आदमी शर्ट और लुंगी पहनता है तो ज़्यादा चांस है कि वो साउथ इंडिया का होगा, क्योंकि साउथ इंडिया में लुंगी बड़ा फेमस है। तो कपड़े के आधार पर भी हम लोगों को पहचान सकते हैं कि कहाँ से वो बिलोंग करता है। उसी प्रकार से पोइट्री, जैसे आप देखोगे साउथ इंडिया का पोइट्री अलग होता है, नॉर्थ इंडिया का कविता मतलब पोइट्री अलग होता है, ईस्ट इंडिया का पोइट्री अलग है, वेस्ट इंडिया का पोइट्री अलग है। यानी कि कविता के बेसिस पर, गाना, इन सभी के बेसिस पर भी हम लोगों को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से डांस, हर जगह का अपना डांस भी क्या है, अलग अलग है। कहीं पे भारतनाट्यम फेमस है, कहीं पे कथकली फेमस है, ये अलग अलग डांस के नाम हैं। तो डांस के बेसिस पर भी हम जान सकते हैं कि कौन सा आदमी कहाँ से बिलोंग कर सकता है या फिर करता है। अगला म्यूजिक, गाना के भाषा को भी सुन के हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे आज आप पंजाबी भाषा सुनते हैं, मतलब पंजाबी गाना, तो आप लगा लेते हैं आइडिया कि अच्छा ये गाना कहाँ पे बना होगा, पंजाब में बना होगा। आज आप हिंदी गाना सुनते हैं तो आप क्या आइडिया लगाते हो, अच्छा ये गाना हिंदी बोलने वाले स्टेट में बना होगा। तो म्यूजिक के आधार पर भी हम लोगों को पहचान लेते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता होगा। ठीक है, अगला हमारा पेंटिंग। पेंटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जगह को पहचानने में या फिर किसी भी लोगों को पहचानने में कि आदमी कहाँ से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट का अपना अलग अलग फेमस पेंटिंग है। हम लोग बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है। तो यदि कोई आदमी मिथिला पेंटिंग बनाता है या फिर उसको मिथिला पेंटिंग पसंद है, तो ज़्यादातर चांस क्या है कि वो कहाँ से बिलोंग करता होगा, बिहार से। देखो, बिलोंग करने का वो कहीं से भी कर सकता है, किस दुनिया के किसी भी आदमी को मिथिला पेंटिंग पसंद आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस क्या हो सकता है कि वो आदमी कहाँ से बिलोंग करता होगा, मिथिला से बिलोंग, यानी कि बिहार से बिलोंग करता होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी प्रकार के चीज़ों से हम लोगों को पता लगा सकते हैं कि आदमी कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा खाना खाता होगा, कैसा भाषा बोलता होगा, कैसा कपड़ा पहनता होगा, कैसा म्यूजिक पसंद होगा, कैसा पेंटिंग पसंद होगा, सब कुछ हम लोग पता लगा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अगला हमारा टॉपिक है द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब ये चेराज क्या है, डेवलपमेंट, मलयालम बेसिकली भाषा है, तो कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ आइए देखते हैं। पहला, द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम वॉज एस्टैब्लिश इन द 9th century। पहले तो आप ये समझो इसमें क्या बोला गया। ये जो चेरा किंगडम है, बेसिकली चेरा किंगडम, ये चेरा किंगडम है कहां पे, महोदयापुरम में। ठीक, ये पहले था, पहले, अब तो नहीं है। चेरा किंगडम महोदयापुरम में पहले हुआ करता था। बेसिकली आप ये समझ लो कि महोदयापुरम में चेरा किंगडम हुआ करते थे। कब? 9th century में। और ये पूरा का पूरा महोदयापुरम और चेरा किंगडम किधर रहता था, हमारे साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। साउथ वेस्ट का पार्ट मतलब हो गया हमारा केरल के तरफ, गोवा के तरफ, इधर, ठीक ना। पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, वही बात है, मैं जो कहा, केरला हो सकता है, गोवा हो सकता है, तो इधर ये चेरा किंगडम रहा करते थे। ठीक है, आगे मतलब वहीं पे उनका रूल वगैरह हुआ करता था। मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया, और उस एरिया में क्या भाषा बोला जाता था, मलयालम। आज भी आप केरल जाओगे ना, तो केरला में मलयालम भाषा बहुत फेमस है। वहाँ के लोग केरल में मलयालम भाषा खूब बोलते हैं। द रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन। अब जो राजा थे वहाँ के चेरा किंगडम के, उन्होंने मलयालम भाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया कि हमारे किंगडम में किस प्रकार का भाषा चलेगा, मलयालम भाषा चलेगा। जो भी चीज़ होगा, बोला जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, वो मलयालम भाषा में ही होगा। तो वहाँ के राजा ने मलयालम भाषा को बहुत ज़्यादा आगे लेकर चले गए। इसीलिए आप आज केरल जाओगे तो वहाँ पे आपको मलयालम भाषा बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, ठीक ना, बहुत लोग मिलते हैं।
दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट। यानी कि केरला में मलयालम भाषा उस समय पर चला, आज से बहुत समय पहले 9th सेंचुरी में। तो ये बात इस बात का गवाही देता है कि ये जो आज आप देखते हो अलग अलग प्रकार के भाषा, ये सब आज का दिन नहीं है। इन सब का शुरुआत आज से कई सौ साल पहले ही हो चुका था। उसमें से एक एग्जाम्पल अभी आपने देखा मलयालम को लेकर, है ना। जैसे आज आप देखते हो मराठी भाषा, मलयालम, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, ओरिया, तमिल, कन्नड़, ये सब अलग अलग जो भाषा आप देखते हैं, ये भाषा आज का नहीं है, बहुत पहले का ही देन है ये सब। समझ रही है बात। आप आइडिया लगा सकते हो कि मलयालम भाषा 9th सेंचुरी में हुआ था स्टार्ट, तो ये बाकी सारे भाषा भी उसी के आसपास हुए होंगे, या फिर कोई आगे कोई पीछे हुआ होगा, लेकिन है तो सारे पुराने भाषा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। अब देखो केरला में कई सारे मंदिर हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो उस मंदिर में जो भी थिएटर होता था, थिएटर का मतलब होता है नाटक, गाना, संगीत वगैरह, वो सब जो होता था। इसमें केरला के मंदिरों में जो नाटक वगैरह होते थे, उसमें ज़्यादातर नाटक में जो भी स्टोरी, कहानी वगैरह इस्तेमाल होता था, वो सारे संस्कृत में लिखे हुए होते थे। उसको लोग ट्रांसलेट करके, या तो संस्कृत जिसको समझ में आएगा, पहले तो संस्कृत भी चलता था हमारे इंडिया में, लोगों को संस्कृत पसंद है तो संस्कृत में करते थे, मलयालम भाषा पसंद है तो लोग मलयालम भाषा में नाटक वगैरह भी करते थे। ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि अलग अलग प्रकार का भाषा आज से नहीं है, बहुत पहले से। देखो यहीं पे बात हो गया संस्कृत का भी और मलयालम का भी, जो ये बताता है कि संस्कृत भाषा और मलयालम भाषा दोनों हमारे इंडिया के बहुत ही पुराने भाषाओं में से एक है। समझ रही है बात। और ये इस प्रकार के भाषा में इंडिया में पहले थिएटर होता था, सोचो, नाटक, गाना, म्यूजिक, संगीत, ये सब होता था। आगे दी लीलाती कलम, LILATI, लीलाती कलम, या फिर आप इसको और भी कुछ प्रोनाउंस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको समझो बस। द लीलाती कलम डीलिंग विथ ग्रामर एंड पोइटिक्स एंड वाज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम। अब एक बात समझो जरा, ये जो आप देख रहे हो लीलाती कलम, ये बेसिकली एक प्रकार का किताब था, और इस किताब में उस टाइम पे ज़्यादातर क्या लिखा हुआ रहता था, ग्रामर। ठीक, इंग्लिश ग्रामर नहीं, हिंदी ग्रामर। और ग्रामर ध्यान रखना संस्कृत में भी होता है, तो वो सारी चीज़ें, है ना। और कुछ पोइटिक्स यानी कि कुछ कविताएं वगैरह भी लिखे रहते थे। एंड वाज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम। मणिप्रवलम बेसिकली जगह का नाम है, वहाँ पे इस किताब को बनाया गया था। और ऑब्वियसली बात है, उस समय पे बनाया गया होगा तो बहुत किसी न किसी महान व्यक्ति के द्वारा ही बनाया गया होगा, क्योंकि उस समय पर हमारे इंडिया में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन जो भी थे तो विद्वान थे, कुछ कुछ लोग थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे पूरी तरीके से, कुछ लोग थे तो उन्होंने ही इसको बनाया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक का शुरुआत करेंगे हम लोग, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉपिक का। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, रिलीजियस कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब देखो बेसिकली होता क्या था उस समय पे, एक बार बताइए आप, जहाँ पे मंदिर, मस्जिद वगैरह रहेगा, वहीं के आसपास वाले इलाके में ना आपको वैसा कल्चर देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मंदिर है, तो मंदिर के आसपास आपको ज़्यादातर किस प्रकार के लोग मिलेंगे, हिंदू रिलीजन के मिलेंगे। उसी प्रकार से यदि कहीं पर मस्जिद है तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको किस प्रकार के मिलेंगे, मुस्लिम रिलीजन के मिलेंगे। उसी तरीके से जहाँ पे मान लीजिए गुरुद्वारा है, तो उसके आसपास आपको ज़्यादातर लोग किस प्रकार के मिलेंगे, सिख धर्म के लोग मिलेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ देखो सिंपल है, रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन, मतलब जहाँ पे जो चीज़ का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह दिख गया, वहीं पे उस धर्म के लोग ज़्यादा रहने लगे, तो वहाँ का वो लोग फेस्टिवल भी ज़्यादा मनाने लगे। ठीक ना, इस तरीके से क्या हुआ, हर जगह पर पूरे इंडिया में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह फैल गया, और जहाँ जहाँ फैला वहाँ वहाँ हर धर्म के लोग भी फैल गए।
इसीलिए आज इंडिया में आपको हर प्रकार के रिलीजन के लोग हर जगह पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, अ नेम फॉर विष्णु एट पुरी, ओडिशा। ओडिशा में एक जगह है, जगह का नाम है पुरी, और वहां पे जगन्नाथ टेम्पल है। नाम सुना होगा आप लोगों ने। बहुत बड़ा मंदिर बनता है हर साल, वहां पे जुलूस वगैरह भी निकलता है, बहुत शानदार लगता है देखने में। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल दे रहा है? जैसे आप उड़ीसा के अंदर पुरी में जाओगे तो वहां पे जो जगन्नाथ मंदिर है उसके आसपास बहुत दूर तक एरिया में फैले हुए केवल और केवल आपको हिंदू रिलीजन के लोग नजर आएंगे, और उस एरिया में केवल और केवल हिंदू रिलीजन के ज्यादातर पर्व त्यौहार आपको मनाते हुए लोग नजर आएंगे। ये किस चीज को बता रहा है? वो ये चीज को बता रहा है कि जहां पे जो धर्म का मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा सेटअप हो गया, उस आसपास के इलाके में आपको उसी प्रकार के धर्म के पर्व त्यौहार भी नजर आते हैं, और लोग भी ज्यादातर वही प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जगन्नाथ मंदिर का, आप वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी विच सजेस्ट दैट द डेटी वाज ओरिजिनली अ लोकल गॉड एंड वाज लेटर आइडेंटिफाइड विथ विष्णु। अब देखो, जैसे इंडिया में उस टाइम पे देखा गया कि ज्यादातर मूर्ति जो बना रहे हैं आदिवासी लोग बना रहे हैं लकड़ियों से, तो इनसे आइडिया ये लगा कि मूर्ति बना कौन रहा है लकड़ी का? आदिवासी लोग। तो आदिवासी लोग भी पूजा कर सकते हैं भगवान का। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि लोकल आदमी, आसपास के आदमी लोग भगवान का मूर्ति बना रहे हैं लकड़ी में, पत्थरों में। तो इससे आइडिया ये लगाया गया कि भगवान भी यहाँ के लोकल हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जहां भी आज के टाइम पे आप जाओगे ना, उस जगह का अलग भगवान होता है, लोग नाम रख देते हैं। जैसे आप देखो, आप बंगाल जाओ तो बंगाल में दुर्गा जी का नाम अलग नजर आएगा आपको। उसी प्रकार से बिहार आओ, बिहार में भी अलग अलग जगह पे दुर्गा पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है, हर पूरे बिहार में मनाया जाता है। तो हर जगह का दुर्गा जी का नाम भी अलग है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां पे जिस प्रकार के लोगों ने जिस भी देवी देवता का मूर्ति बनाया, उन्होंने उसका उस हिसाब से नाम भी रख दिया। समझ में ये बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी, बेसिकली गंग बोलते हैं इनको, अनंत वर्मा डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे एक राजा हमारे हुए गैंग डायनेस्टी के, जिसको गंगा डायनेस्टी भी लोग बोलते हैं, गैंग डायनेस्टी के, उनका नाम था अनंत वर्मा। इन्होंने डिसाइड किया टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। यानी कि इन्होंने डिसाइड किया कि मतलब कहीं पे इन्होंने देखा होगा कुछ फेमस प्रकार का मूर्ति वगैरह, इन्होंने डिसाइड किया कि इस मूर्ति को हम यहाँ से लेकर चलेंगे और जगन्नाथ में, जो कि पुरी में है, वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल में इसको सेटअप कर देंगे इस तरीके से। इन 1230 किंग अनंग भीमा थर्ड dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god। यहाँ पे एक और आदमी है, राजा है बेसिकली, अनंग्या भीमा, ANANGA, अनंग भीमा भी आप बोल सकते हो इनको। इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना पूरा जो साम्राज्य, जो पूरा किंगडम है, ये देवी देवताओं के नाम कर देंगे। यहाँ पे केवल उन्हीं का पूजा पाठ वगैरह होगा और हम उनका बन जाएंगे डेप्यूटी, यानी कि इस साम्राज्य का देखभाल करेंगे, कोई भी हमारे मंदिर पे हमला वगैरह ना कर पाए। ठीक है, आगे। ऑल दोज हु कॉन्क्योर्ड ओडिशा सच एज द मुगल्स, द मराठाज एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। अब देखो यहाँ पे ना, ओडिशा के अंदर खास करके पूरी जो जगह है, वहाँ पे हर प्रकार के राजा ने कुछ ना कुछ मंदिर बनवाए हैं, बहुत फेमस मंदिर भी है। तो जब भी किसी भी आदमी ने उड़ीसा पे अटैक किया, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे अंग्रेजों ने अटैक किया हो उड़ीसा पे,
सबका नज़र रहता था मंदिरों पे, क्योंकि सबको पता है कि यदि हम उड़ीसा के मंदिरों को अपने कब्जे में कर लेंगे ना, तो यहाँ का सारा धन संपत्ति हमारे नाम पे ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि उस समय पे ज़्यादातर सोना चांदी कहाँ पे होते थे? मंदिरों में होते थे, और लोग उस समय पे मंदिरों में खूब दान दक्षिणा करते थे। तो कोई भी राजा जब उड़ीसा के ऊपर अटैक करता था, खास करके पुरी में, तो उसका एक ही पॉइंट होता था कि हमको पुरी को अपने कब्जे में कर लेना है, और पुरी अपने कब्जे में हो गया तो पूरी तरीके से हमारे मंदिर भी अपने कब्जे में हो जाएंगे, और मंदिर जब हमारे कब्जे में एक बार हो गया तब तो फिर हमारा भाग ही खुल जाएगा। इस तरीके से लोग सोचते थे। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। आइए थोड़ा बात करते हैं कि राजपूत के बारे में और हीरोइज्म के बारे में। हीरोइज्म का मतलब होता है बहादुरी। क्या लिखा हुआ है देखिए, इन द 19th century the region that constitutes most of present day Rajasthan was called Rajputana by the British। जैसे आज के टाइम पे हम लोग जिस स्टेट को देखते हैं राजस्थान के नाम से, यानी कि आज के टाइम पे जो राजस्थान है, अंग्रेज जब इंडिया में रूल करते थे ना, तो राजस्थान को राजस्थान नहीं बोलते थे वो लोग। अंग्रेज जब इंडिया में रूल करते थे तो वो राजस्थान को राजस्थान नहीं बोलते थे, राजस्थान को राजपुताना बोलते थे। क्यों? क्योंकि राजपूत लोग ज़्यादा पाए जाते थे कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में केवल राजपूत ही लोग रहते थे, उनके अलावा भी कई प्रकार के लोग वहां पे रहते थे। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज। राजस्थान में ज़्यादातर राजाओं ने जो कंट्रोल किया है, मतलब कि राजस्थान को ज़्यादातर राजाओं ने जो चलाया है, ज़्यादातर राजा राजपूत थे। यानी कि राजपूत राजा ने ज़्यादातर टाइम पे राजस्थान को अपने हिसाब से चलाया है, वहाँ पे कंट्रोल किया है। इसीलिए अंग्रेज राजस्थान को राजस्थान नहीं बोलते थे, राजपूताना बोलते थे। इसका कहने का मतलब उनका ये था कि राजस्थान में किसका कंट्रोल होता है? हमेशा राजपूत का होता है, इसीलिए वो राजपूताना बुलाते थे राजस्थान को। आगे इसी में से एक एग्जाम्पल हमारे सामने, पृथ्वीराज वाज वन सच रूलर। पृथ्वीराज भी एक राजपूत राजा ही थे। उन्होंने राजस्थान को काफ़ी लंबे समय तक अपने हिसाब से चलाया है, यानी कि राजस्थान पे बेसिकली उन्होंने रूल किया है। ठीक है, आगे दीज रूलर्स चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रैदर दैन फेस डिफीट। यानी कि राजस्थान के अंदर जो राजा होते थे, राजपूत राजा, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए इस राजा का किसी से लड़ाई हुआ तो ये मैदान में ही जहाँ पे लड़ाई हो रहा है वहाँ पे लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करते थे, लेकिन हार के वापस आना पसंद नहीं करते थे। कहने का इनका सिंपल सा कहना होता था कि हम मर जाएंगे लड़ते लड़ते, लेकिन हारेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक ना, मतलब हार के घर वापस हम नहीं आएंगे, यदि हार गए तो उधर ही हमको मार देना तुम लोग, ऐसा ये लोग मानते थे। बेसिकली इनका कहने का मतलब होता था कि या तो हारा के आएंगे या फिर जीत के आएंगे, यदि हार गए तो हमको जिंदा मत रखना, हमको मार देना, ऐसा ये लोग मानते थे। क्योंकि राजपूत लोग कभी भी, मतलब राजस्थान के खास करके जो राजपूत राजा लोग होते थे, वो हारने में विश्वास नहीं करते थे, बहुत पावरफुल, बहुत महान होते थे। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वेर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। राजस्थान के अंदर जितने भी राजपूत राजा थे उनके बारे में अलग अलग प्रकार के कविताएं, गाने लोग वहाँ पे लिखा करते थे उस समय पे, वो आज भी आपको कहीं कहीं पर मिल जाएगा। These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example। अब सवाल है कि राजपूत राजाओं के बारे में इतना बात क्यों बताया जा रहा है, वहाँ पे क्यों कविता गाना वगैरह लिखा जा रहा था? ताकि उनसे आम आदमी को भी कुछ इंस्पिरेशन मिले, वो लोग भी कुछ बहादुरी के बारे में सीखे। ठीक ना, आगे आज भी आप राजस्थान जाओगे तो आज भी राजस्थान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राजपूत हैं और लड़ने में वो लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। ठीक ना, आगे ऑर्डिनरी पीपल वेर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरीज विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, एंगर एटसेट्रा। अब जो राजपूत नहीं थे उनको भी ये सारे कहानी पसंद आते थे, क्योंकि इन कहानी में किस चीज़ का बात होता था? ड्रामेटिक सिचुएशन का, मतलब अच्छे चीज़ों के बारे में बात होता था। स्ट्रॉन्ग इमोशन, अच्छे
भावना के बारे में बात होता था, लॉयल्टी, बहादुरी, ईमानदारी, दोस्ती, प्यार, गुस्सा, इन सब के बारे में बात होता था। बेसिकली कहने का मतलब है कि राजपूत राजाओं के बारे में जो कविता कहानी वगैरह लिखा जाता था वो बहादुरी का कहानी होता था, लॉयल्टी का होता था, ईमानदारी का होता था, तो सब कोई लोग उसको पसंद करते थे। तो ये हमारा कहानी हो गया राजस्थान के बारे में। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे कथक के कहानी के बारे में कि कथक किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या था, नहीं था, ए टू जेड चीजें। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेज फॉर स्टोरी। कथा का मतलब क्या समझते हैं आप? कहानी, है ना। कथा मतलब बेसिकली कहानी। तो यहाँ पे जब कथक देख रहे हैं, जो कथक वर्ड आया है वो एक कथा वर्ड से आया है, और कथा का मतलब क्या होगा? एक तरीके से कहानी, ठीक ना। और इस जो ये जो वर्ड है बेसिकली हमारा कथा, ये संस्कृत में भी और अलग अलग प्रकार के भाषा में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कथक जो है वो कथा वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एक तरीके से कहानी, ठीक ना। आगे द कथक्स वेयर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब सवाल है कि सर ये कथक है क्या? कथक बेसिकली एक कास्ट है जिसका काम होता है कहानी लोगों को सुनाना। और कहानी कहाँ पे सुनाएंगे ये लोग? मंदिरों में। कहाँ के मंदिरों में? नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है वहाँ के मंदिरों में ये कहानी सुनाते थे। यदि आपसे कोई पूछे कथक के बारे में 2-3 बातें बताइए, तो पहले तो आप ये बताना कि कथक जो है एक हिंदी मतलब एक वर्ड से आया है कथा, ठीक। और कथा का मतलब होता है कहानी। थोड़ा सा और इसे बताना कि जो कथक है वो बेसिकली एक कास्ट है, बेसिकली एक जाति है जिसका काम होता है कहानी लोगों को सुनाना। कहाँ पे बैठा के? मंदिरों में बैठा के। और ये बेसिकली इस प्रकार के कास्ट ज़्यादा किधर मिलेंगे आपको? नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के ऊपर वाले पार्ट में। कथक began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of the Bhakti movement। अब धीरे धीरे ये जो कथक हमारा कास्ट है ये धीरे धीरे बदलने लग गया डांस में। इसीलिए आज आप डांस का एक नाम सुनते हो, कथक डांस। तो ये जो कथक डांस को स्टार्ट करने वाले लोग थे वो यही लोग थे, कथक कास्ट के लोग। समझा ये बात? मतलब कथक कास्ट के लोगों ने ही कथक डांस का शुरुआत मंदिरों से किया था, क्योंकि लोग कहानी कहाँ पे सुनाते थे? मंदिरों में। तो मंदिरों से इन्होंने डांस का भी शुरुआत किया था, इसीलिए उस डांस का नाम हो गया कथक डांस, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। और कब? भक्ति मूवमेंट के दौरान। भक्ति मूवमेंट का मतलब जब हमारे इंडिया में बड़े जोर शोर से देवी देवताओं का पूजा पाठ करने का मूवमेंट चल रहा था कि करना है पूजा पाठ वगैरह, भक्ति वगैरह, उसी समय से सब हमारा कहानी स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली कथक एक कास्ट है, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ के मंदिरों में लोगों का काम होता है लोगों को कहानी सुनाना देवी देवताओं के बारे में, या फिर और भी कहानी है तो। और कथक कास्ट के लोगों ने ही कथक डांस का शुरुआत किया, इसीलिए उस डांस का नाम भी पड़ गया कथक डांस, ठीक है। आगे द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्ण वेयर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रास लीला। रास लीला बेसिकली एक डांस होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसमें राधा और कृष्ण जी के बारे में होता है पूरा वो नाटक वगैरह, डांस वगैरह, जिसको कहा जाता है रास लीला, ठीक ना। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा हुआ कि राधा जी और कृष्ण जी के दोनों आपस में मिल के डांस वगैरह करते हैं, नाटक वगैरह करते हैं, इसी को बोला गया रास लीला। और ये शुरुआत जो है वो उसी टाइम से शुरुआत लोगों ने किया था, और आज भी रास लीला का फंक्शन अलग अलग जगह पे होता है, ठीक ना। लोग इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करते हैं। अंडर द मुगल एम्पायर्स कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। जब हमारे इंडिया में मुगल राजा हुआ करते थे, यानी कि मुस्लिम राजा जब हुआ करते थे, तो उनके दरबार में भी कथक डांस खूब चलता था। कथक डांस, कथक कहानी, है ना, ये सब चलते थे। यानी कि राजा के सामने कथक डांस भी वहाँ पे होता था एंजॉयमेंट के तौर पे। इट डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशंस। इन टू ट्रेडिशन बेसिकली दो रूप में हमारा डेवलप हुआ है। पहला वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान यानी कि जयपुर, एंड अदर इन लखनऊ। कहने का सिंपल सा मतलब हो गया बेसिकली कि कथक डांस वगैरह जो है वो ज़्यादातर उस समय पे इंडिया में दो जगह पे होते थे।
पहला राजस्थान में, और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उसके कैपिटल जयपुर में, ठीक। और दूसरा लखनऊ में, यानी कि राजस्थान के अंदर जयपुर और लखनऊ, इन दोनों जगह पर कथक डांस पहले खूब चलता था। आज तो खैर कथक डांस ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, उस समय पे ये कहानी था। अगला, बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी इट डेवलप्ड इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश। आज के टाइम पे यदि आप देखोगे तो आज के टाइम पे पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हर जगह पर आपको आज ये कथक डांस देखने को मिलता है। कथक डांस वगैरह दिख जाता है। पहले बहुत कम था, जयपुर और लखनऊ में केवल था, लेकिन अब हर जगह पे है। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी मिला उस समय से कथक डांस को इंडिया में डांस के कैटेगरी में 6th पोजीशन मिल गया। मतलब ये हो गया कि इंडिया में जो कुछ फेमस डांस है उसमें से हमारा कथक भी इंक्लूड हो गया, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कथक जो डांस है वो हमारे इंडिया का बड़ा ही आज फेमस डांस बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेंटिंग्स फॉर पैट्रॉन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अब ये क्या है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। क्या है मिनिएचर? बेसिकली पहले आप ये समझो कि मिनिएचर होता क्या है, फिर आपको कहानी आगे का समझ में ज़्यादा आएगा। पहला पॉइंट, मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। बेसिकली देखो होता क्या है इसमें ना, आप कहानी को समझो। पहले मिनिएचर जो है ना एक छोटा सा पेंटिंग होता है। मिनिएचर मतलब छोटा सा पेंटिंग, और वो पेंटिंग जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर, यानी कि पेपर पे या फिर कपड़े पे पेंटिंग बनाया जाता है, वो भी किस कलर से? वाटर कलर से, ठीक ना। इसी पेंटिंग को हम लोग कहते हैं मिनिएचर। तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ ले बताओ मिनिएचर का मतलब क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि मिनिएचर का मतलब होता है छोटा सा पेंटिंग, जो पेंटिंग बनाया जाएगा या तो पेपर पे या फिर कपड़े पे, किस कलर से? वाटर कलर से। इसी को हम लोग कहते हैं मिनिएचर। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वेयर ऑन पाम लीव्स और वुड। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमारे पास बहुत पहले हमारे पास कपड़े हुआ करते थे? नहीं। क्या बहुत पहले हमारे पास पेपर हुआ करता था? नहीं। तो उस समय पे मिनिएचर कैसे बनता था? छोटे छोटे पेंटिंग पाम लीव्स पे और लकड़ियों पे। बेसिकली पाम लीव थोड़ा सा बड़ा पत्ता होता है, उस पे बनते थे और लकड़ियों पे बनते थे पहले पेंटिंग। लेकिन आज तो आप देखो पेंटिंग हर जगह पे बन जाता है, दीवार पे, पेपर पे, कपड़े पे, हर जगह पे। लेकिन उस समय पे यही चीज़ था। द मुगल एम्पायर्स अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां हायर हाईली स्किल्ड पेंटर्स। अब देखो बात करें हम लोग मुगल राजाओं के बारे में, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये मुगल राजाओं में से बहुत पावरफुल राजाओं, मतलब मुगल में कई सारे राजा हुए हैं, तो ये सारे पावरफुल राजा थे। इन्होंने अपने यहाँ पे अपने दरबार में पेंटिंग बनवाने के लिए कई बड़े बड़े पेंटर को हायर किया था इन लोगों ने, जो कि मिनिएचर भी बनाते थे। यानी कि पेंटर जो है राजा के दरबार में छोटे पेंटिंग भी और बड़े पेंटिंग भी बनाते थे। दीज वेयर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेड कोर्ट सीन्स, सीन्स ऑफ बैटल और हंटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। अब सवाल है कि ये लोग राजा के दरबार में पेंटिंग किस चीज़ का बनाते थे? राजा के दरबार में लोग पेंटिंग बनाते थे बेसिकली दरबार को सजाने के लिए। जैसे आप देखोगे आपके घर में भी घर के दीवारों पे अच्छे अच्छे पेंटिंग होंगे, यदि है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बड़े घरों में देखोगे कहीं पे तो दीवारों में लोग अच्छा अच्छा पेंटिंग रखते हैं। क्यों? उससे घर का दीवार अच्छा दिखता है, घर का खूबसूरती बनता है। उसी तरीके से राजा का जहाँ पे दरबार लगता था, राजा जहाँ पे सिंहासन में बैठते थे, अपने दरबार को सजाने के लिए वो लोग अलग अलग प्रकार के पेंटिंग अपने दरबार में बनवाते थे। और पेंटिंग किस प्रकार का बनवाते थे कि एक युद्ध हो रहा है, मैदान है, सिपाही लड़ रहे हैं, वैसा पेंटिंग बनाओ, तो बनाते थे। और किस प्रकार का? शिकार पे राजा गए हैं, शेर को मार दिया, बाघ को मार दिया, वैसा पेंटिंग बना दो। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि राजा के मन में जिस प्रकार का पेंटिंग बनवाने का मन होता था उस प्रकार का पेंटिंग वो लोगों से बनवा लेते थे, ठीक ना। आगे, विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट ऑफ द कोर्ट। लेकिन जैसे जैसे मुगल एम्पायर यानी कि इंडिया में मुगल का रूल खत्म होने लगा, तो क्या लगता है आपको अभी भी लोग दरबार में काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं भैया। वो काम मान लो करेंगे भी तो उनको पेमेंट कौन देगा? कोई नहीं। तो वो बताओ फ्री में कभी काम करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे जैसे इंडिया में मुगल एम्पायर हमारा खत्म होने लगा,
वैसे वैसे जितने भी राजा के दरबार में पेंटर वगैरह थे वो सारे भी कोर्ट से यानी कि दरबार से निकल गए। ठीक है ना, कोर्ट का मतलब यहाँ पे दरबार होता है बेसिकली, जहाँ पे सिंहासन राजा का लगता था वहाँ पे। उसके बाद है हमारा थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड पोइट्री वेर डिपिक्टेड एट सेंटर सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। कहने का मतलब है माइथोलॉजी का मतलब कुछ आप कह सकते हो एक तरीके से पुराने चीज़ों के बारे में जो लोगों का मान्यता होता है उसको हम लोग माइथोलॉजी कहते हैं, वो हो गया। पोइट्री हो गया। इन प्रकार के चीज़ें ज़्यादातर बनाए जाते थे मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ में। ठीक ना, ये सारे काम पेंटर लोग ही करते थे। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स वाज द हिमालयन फुट हिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पेंटिंग और किस स्टेट में देखने को मिला है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक ना, तो हिमाचल प्रदेश में भी अच्छा खासा बड़े लेवल पे पेंटिंग वगैरह देखने को मिला है। वुमेन एंड मेन पेंटेड एज वेल, यानी कि चाहे वो महिला हो पुरुष हो, हर कोई पेंटिंग बनाता था। ऑन पॉट्स यानी कि घड़ा पे, मिट्टी के बर्तनों पे, बेसिकली दीवालों पे, फ्लोर पे, कपड़ों पे, हर जगह पे। इस टॉपिक को पढ़ने से हम लोगों को ये आइडिया लगता है कि पेंटिंग का जो कल्चर है वो आज का नहीं है, बहुत पहले से पेंटिंग का कल्चर हमारे इंडिया में है, जो कि पहले भी चलता था वो आज भी चलता है। ठीक है ना, पेंटिंग आज भी इंडिया में बहुत फेमस है। इस तरीके से टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोजर लूप बंगाल। तो बंगाल के बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास से। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास करेंगे हम लोग स्टार्ट अपने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है अ क्लोजर लुक बंगाल। बेसिकली हम लोग बात करेंगे बंगाल के बारे में। आइए बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बंगाल के इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमारा छोटा सा सब टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। इसका मतलब क्या हुआ समझ। इसका मतलब सिंपल सा है कि बंगाल में ज़्यादातर लोग पहले भी और आज भी किस प्रकार के भाषा बोलते हैं? उनका अपना कॉमन जो लैंग्वेज है बंगाली, वो बोलते हैं। ठीक ना, आगे बंगाली इज नाउ रिकग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। आज बंगाली जो भाषा है वो एक बिल्कुल लैंग्वेज बन गया है, भाषा बन गया है। बहुत लोग बंगाल में बंगाली बोलते हैं और ये जो बंगाली भाषा है ये संस्कृत भाषा से निकला हुआ है। एक बात ध्यान रखना, इंडिया में ना पहले बहुत फेमस हुआ करता था संस्कृत। संस्कृत भाषा से ही कई सारे भाषा अलग अलग प्रकार के और निकले हुए हैं। जैसे हिंदी के कुछ कुछ शब्द आप देखोगे संस्कृत से निकले हुए हैं, पंजाबी में भी कुछ कुछ शब्द हैं संस्कृत से निकले हुए हैं, और बंगाली में भी कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं बंगाली भाषा में जो कि संस्कृत से निकले हुए हैं। तो बंगाली भाषा भी जो है वो संस्कृत भाषा से ही निकला हुआ एक भाषा है। आगे चाइनीज ट्रेवलर ज़ुआंग जंग, इनके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने ना। ज़ुआंग जंग बेसिकली कौन थे? चाइना के थे जो इंडिया घूमने के लिए आए थे, और घूमने के लिए नहीं बल्कि इंडिया में बौद्ध रिलीजन को देखने के लिए वो आए थे, ये देखने के लिए कि इंडिया में बुद्धिज्म किस तरीके से फॉलो किया जाता है। ऑब्जर्व दैट लैंग्वेजेज रिलेटेड टू संस्कृत वेयर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। यानी कि जब ज़ुआंग जंग चाइना से इंडिया आए थे घूमने के लिए तो उन्होंने ये देखा कि बंगाल में भी संस्कृत के कुछ कुछ शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। वहीं से उन्होंने देखा कि यही जो संस्कृत के कुछ कुछ शब्द बंगाल में बोले जा रहे हैं और वही आज हम लोग देखते हैं, वो कौन सा भाषा बन गया? हमारा बंगाली भाषा बन गया। कौन सा भाषा बन गया? बंगाली। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि चाइनीज ट्रेवलर ज़ुआंग जंग ऑब्जर्व दैट लैंग्वेजेज रिलेटेड टू संस्कृत वेयर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। यानी कि पूरे बंगाल में संस्कृत के कुछ कुछ शब्द बोले जाते थे उस समय पे। तो वहीं से हम लोग ये समझ गए कि संस्कृत भाषा से ही बंगाली भाषा निकला हुआ एक भाषा है। ठीक ना, आगे फ्रॉम द 8th century बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर द पालाज। अब 8th century से ही बंगाल को रूल करना स्टार्ट हुआ, यानी कि बंगाल में राजाओं का सिस्टम जो था वो चालू हो गया। और सबसे पहले बंगाल में रूल किसने किया? पालाज लोगों ने। पाला किंगडम हुआ करते थे, उन्होंने इनको यहाँ पे रूल किया बेसिकली बंगाल में, और वहीं से बंगाल में राजा महाराजा वाला जो सिस्टम था वो चालू हो गया। ठीक है,
बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान्स। 14th और 16th सेंचुरी के बीच तक यदि हम लोग देखें, 14th और 15th सेंचुरी, लगभग आप कह सकते हो 2 साल के आसपास, लगभग मोटा मोटी 200 साल, 200 साल तक लगभग बंगाल में रूल कौन किया है? सुल्तान ने। और सुल्तान का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो मुगल राजा। कौन? मुगल राजा, मुस्लिम राजा, उनको सुल्तान कहा जाता था उस समय पे। इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्क्योर्ड बंगाल इट फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब, इस लाइन का मतलब यह हो गया कि 1586 में अकबर ने जब बंगाल को अपने कब्जे में किया तो अकबर ने बंगाल को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, पूरी तरीके से उन्होंने बदल के रख दिया, पूरी तरीके से। आगे ऐसा माना भी जाता है कि बंगाल को सबसे ज्यादा बदलने में, बंगाल को सबसे ज्यादा चेंज करने में यदि किसी का हाथ है तो वो अकबर का हाथ है, क्योंकि अकबर बहुत महान राजा थे और उन्होंने बंगाल को अपने हिसाब से चेंज किया था। मतलब वो खुद डिसाइड करते थे कि बंगाल में क्या होगा और क्या नहीं होगा, अपने हिसाब से वो सिस्टम पूरा अपना बंगाल में चलाते थे। अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब देखो बंगाल में तो पहली बात आपको ये देखने को मिला कि बंगाल में कुछ शब्द जो हैं वो कहाँ से निकल गए हैं? संस्कृत से। यानी कि कुछ संस्कृत के शब्द बंगाली में इस्तेमाल होने लगे थे उस समय पे हमने देखा, और कुछ कुछ ऐसे भी शब्द थे बंगाल में बोलने जाने वाले जो कि संस्कृत के नहीं थे। तो फिर सवाल है कि संस्कृत के अलावा और कौन से शब्द वहाँ पे बोले जाते थे? बोले जाते थे आदिवासी लोगों के लैंग्वेज, आदिवासी लोगों का भाषा अपना अलग होता है तो उनका लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि यूरोप का लैंग्वेज। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि बंगाल में हर प्रकार के थोड़ा थोड़ा भाषा वहां पे आपको मिल जाएंगे बोलने वाले लोग, और इन्हीं सारे भाषा को एक जगह मिला दिया गया तो क्या बन गया? बंगाली लैंग्वेज बन गया। तो बंगाली लैंग्वेज में संस्कृत लैंग्वेज का भी कुछ शब्द मिलेगा आपको, पर्शियन लैंग्वेज का भी कुछ मिलेगा, यूरोप के भी कुछ वर्ड मिलेंगे आपको। इन सारे वर्ड को मिला के हमारा बना दिया गया एक बंगाली लैंग्वेज। ठीक ना? आगे अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। शुरुआती दौर में जब बंगाल के अंदर किताब वगैरह छपता था तो उसका 2 कैटेगरी में बांटा गया है, समझना ध्यान से। यानी कि शुरुआती टाइम पे जब बंगाल में बुक वगैरह छापा जाता था तो बुक बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, उसको समझते हैं। पहला, फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशंस ऑफ द संस्कृत एपिक्स, द मंगला काव्याज भी कह सकते हो आप, एंड भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा, द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो किताब बंगाली में, यानी कि बंगाल में जो किताब छपता था, पहला जो किताब वहां पे, मतलब ज्यादातर जो किताब छापा गया वो ये ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक। मतलब जो भी भाषा, जो भी कहानी कविता संस्कृत भाषा में लिखा हुआ रहता था उस संस्कृत भाषा को बंगाली भाषा में कन्वर्ट करके किताबों को छापा गया, ताकि जिसको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है वो भी संस्कृत को, मतलब संस्कृत में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ सके। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। कहने का मतलब ये हो गया कि बंगाल में जब भाषा का कल्चर बढ़ गया, सब लोग अलग अलग प्रकार की भाषा सीखने लगे, बोलने लगे, तो बंगाल में अलग अलग प्रकार की किताबें छपने लगे। सबसे पहला किताब कैसा छपा? वैसा किताब जिसमें कहानी वगैरह संस्कृत में जो लिखा हुआ था उसको कन्वर्ट करके बंगाली भाषा में छापा गया, ताकि जिसको संस्कृत नहीं आता है पढ़ने वो बंगाली भाषा में पढ़ के समझ ले कि किताब में क्या लिखा हुआ है। पहला ये हो गया हमारा। अगला, उस प्रकार की किताब का नाम हुआ करता था मंगला काव्य। मंगला काव्य बेसिकली किताब का नाम है जिसमें संस्कृत के कुछ कहानी वगैरह आपको बंगाली में छापा गया। किताब का नाम मंगला काव्य। एंड भक्ति लिटरेचर, और किस प्रकार की किताब छापे गए बंगाल में? भक्ति से जुड़ा हुआ किताब, यानी कि उसमें भगवान का गीत, संगीत, गाना, डांस वगैरह वो सब लिखा गया। जैसे चैतन्य देवा, एक हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, एक नाम है आदमी का, चैतन्य देवा। ये बहुत बड़े साधु थे, एक तरीके से बहुत ज़्यादा ये भगवान को मानते थे। इनके बारे में भी किताब लिखा गया है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा भक्ति के ऊपर काम किया था, यानी कि लोगों को घूम घूम के भगवान के बारे में बताते थे। मतलब ये बहुत बड़े साधु संत थे, बेसिकली भगवान को मानते थे।
द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट, यानी कि ये बेसिकली किस देवता को मानते थे? वैष्णव। और याद कीजिए वैष्णव किसको कहा जाता था? हम लोगों ने पढ़ा था, वैष्णव कहा जाता था जो विष्णु जी को मानते थे उनको। याद आया? विष्णु जी को या फिर शिव जी को? विष्णु जी को, ठीक है। विष्णु जी और नहीं, वैष्णव कहा जाता था शिव जी के भक्त को और अलवर कहा जाता था विष्णु जी के भक्त को। सॉरी माय मिस्टेक। वैष्णव बेसिकली ये जो चैतन्य देवा थे ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है ना। इसीलिए इनके ऊपर एक किताब लिखा गया था जिसमें जब लोग इनकी किताबों को पढ़ते थे तो लोग ये समझते थे कि भगवान का पूजा किस तरीके से करना होता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे ना, तो अपने किताब में ही बताते थे लोगों को कैसे पूजा पाठ करना होता है। आगे और किस प्रकार की किताब छपते थे? तो हमारा पहला हो गया सेकंड। द सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मन्यामती एंड गोपी चंद्र, यानी कि बेसिकली यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, मैनामती और गोपी चंद्र। ये दोनों व्यक्ति बहुत ज़्यादा गाना वगैरह गाते थे, कविता वगैरह लिखते थे। इनके कविताओं के गाने के भी किताब छापे गए ताकि लोग इनके गानों को किताबों को पढ़ सके। देखो बेसिकली कहने का मतलब है ना कि उस समय पे बंगाल में जो चीज़ फेमस था उसी का किताब छापा गया ताकि ज़्यादातर लोग किताबों को पढ़ सके, है ना, ज्ञान को प्राप्त कर सके। एंड स्टोर्स कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर, फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बैलेट्स। धर्मा ठाकुर बेसिकली वहाँ के लोकल गॉड हैं, वहाँ के देवी देवता के तरीके से आप कह सकते हो। वहाँ के देवी देवता के ऊपर जो किताब वगैरह होता होगा वो भी उन लोगों ने छापा। फेरी टेल, छोटे मोटे कहानी, कविताएं, पुराने वाले, ये सब भी छापे गए। तो ओवरऑल कह सकते हो आप ये कि बंगाल में उस समय पे जो कुछ भी फेमस था वो सब वहाँ पे छापा गया। तो ये हो गया हमारा बंगाल के बारे में पूरा कहानी। अगला है हमारा पीर्स एंड टेम्पल्स, तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पीर्स एंड टेम्पल्स। तो आइए देखते हैं इस वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। पीर्स एंड टेम्पल्स वाले टॉपिक में सबसे पहले टेम्पल्स का मतलब तो समझ में आता है कि मंदिर होता है, लेकिन पीर का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। पीर का मतलब है अ पर्शियन वर्ड मीनिंग अ स्पिरिचुअल गाइड। मतलब पीर जो है ना एक पर्शियन वर्ड है, जैसे आप पढ़ते हो ना हिंदी वर्ड, गुजराती वर्ड, मराठी वर्ड, उसी तरीके से पीर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड, यानी कि धार्मिक चीज़ों को लेकर आपको रास्ता दिखाएगा। तो पीर बाबा भी होते हैं जो करते क्या है, लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो पीर का मतलब सिंपल सा एक वैसा व्यक्ति जो कि सही रास्ता आपको दिखाएगा कि किस तरीके से अच्छे काम करने हैं और जीवन में आगे बढ़ने हैं। तो बस, तो पीर मतलब एक इंसान होता है जो अच्छी बातें आपको बताते हैं। फ्रॉम द 16th century people began to migrate in large numbers from the less fertile West Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal। यहाँ पे बात कर रहा है 16th सेंचुरी का। 16th सेंचुरी से ये देखा गया हमारे इंडिया में कि जो people began to migrate in large number from the less fertile West Bengal। वेस्ट बंगाल का यानी कि बंगाल का जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, उधर उतना ज़्यादा उपजाऊ जमीन नहीं था, यानी कि उधर अच्छी तरीके से खेती नहीं हो पा रहा था। तो लोगों ने क्या किया, उधर से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बंगाल में उधर चले गए जिधर खेती बाड़ी अच्छा हो सकता था। टू द फॉरेस्टेड एंड मार्सी एरियाज ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। कहने का मतलब सिंपल सा है कि बंगाल के साउथ वाले पार्ट में वो लोग रहने चले गए। ये कहानी समझ में आया? तो बंगाल में जिधर लोग रहते थे, जहाँ पे कि उपजाऊ मिट्टी नहीं था, खेती नहीं होता था, उधर से सारे लोग निकल के आ गए बंगाल के साउथ वाले पार्ट में जहाँ पे अच्छा जंगल था, पानी था, जमीन अच्छा था, सब कुछ, ताकि वो लोग अच्छी तरीके से खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन चला सके। दे क्लियर्ड फॉरेस्ट्स एंड ब्राउड द लैंड अंडर राइस कल्टीवेशन। उन्होंने देखा कि भैया हम रहने के लिए तो आ गए उधर से इधर, लेकिन रहने के लिए हमको चाहिए होगा जमीन, और जमीन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जंगल को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जगह पे क्या फैला हुआ था, जंगल फैला हुआ था।
तो इन्होंने बड़े लेवल पे अपने रहने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए जंगलों को काटना शुरू किया। जंगलों को काट के इन्होंने पूरे जमीन को साफ किया और वहां पे लोग रहने भी लगे और खेती बाड़ी भी अपना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फॉक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। और धीरे धीरे इन लोगों का जो ग्रुप था, जो कम्युनिटी था, वो बड़ा बनता चला गया। यानी कि उस जगह पर और सारे लोग अलग अलग जगह से आके वहां पे रहने लगे। तो इनका बन गया एक बहुत बड़ा मोहल्ला, जिसको आप कह सकते हो छोटा सा गांव बन गया। ठीक है, और उस गांव में रहने लगे हमारे कई प्रकार के लोग। पहला फिशर फॉक। फिशर फॉक का मतलब सिंपली जो कि मछली को पकड़ेंगे, मार्केट में बेचेंगे, पैसा कमा के अपना घर परिवार चलाएंगे, यानी कि मछुआरे लोग रहने लगे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर का मतलब हो गया जो खेती बाड़ी भी करे। असल में शिफ्टिंग कल्टीवेटर का मतलब होता है कि वो खेती बाड़ी करते रहते हैं और जगह को चेंज करते रहते हैं। आज 2 साल यहाँ पे रह गया, अगले 2 साल वहां पे रहेगा, इस तरीके से। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इन लोगों का जो कम्युनिटी था, जो मोहल्ला था, वो धीरे धीरे बड़ा बनता चला गया। उस मोहल्ले में मछुआरे, किसान, है ना, अलग अलग प्रकार के लोग रहने लगे। उसके बाद द कल्ट ऑफ पीर्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। और ये जो पीर थे, पीर बेसिकली वो आदमी जो कि लोगों को अच्छे रास्ते दिखाते थे, ज्ञान देते थे, एक तरीके से अच्छे रास्ते बताते थे। यहीं से कॉन्सेप्ट आया है। तो यहाँ पे देखा गया इसके मोहल्ले में, इनकी कम्युनिटी में, कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते हैं। तो उन्हीं इंसान को क्या कहा जाने लगा उस समय पे? पीर कहा जाने लगा। ठीक ना, उसी समय से बंगाल से ही ये चीज स्टार्ट हुआ और पूरे बंगाल में पीर देखने को मिले। यानी कि पूरे बंगाल में ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलने लगे जो कि अच्छे अच्छे बातें लोगों को बताते थे, धर्म के बारे में, कि कैसे आपको भगवान का पूजा करना चाहिए, कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, ये सारी बातें। ठीक है, आगे। Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as the कोलू। कोलू का मतलब होता है ऑयल प्रेशर, यानी कि तेल पेरने वाला जो चक्की होता है ना, वहां पर जो काम करते हैं उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कोलू। एंड दी कंसारी। कंसारी का मतलब होता है बेल मेटल वर्कर, जो बेसिकली कह सकते हो आपके बेल मेटल वर्कर का मतलब वो लोहा का बेल वगैरह नहीं बनाते मंदिरों में, घंटी वगैरह, ऐसे लोग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बंगाल में ज्यादातर जो मंदिर आप देखते हो उस समय पे, यानी कि बंगाल में उस समय पर ज्यादातर मंदिर बनाए गए हैं वहां के लोगों के द्वारा ही। और सबसे ज्यादा मंदिर किसके द्वारा बनाए गए हैं? कोलू के द्वारा। वैसे व्यक्ति जो कि तेल पेरने वाले जगह पे काम करते थे, वैसे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। और जो मंदिरों के घंटी वगैरह बनाते हैं, लोहा वगैरह का जो काम करते हैं बेसिकली, उनके द्वारा वहां पे मंदिर ज्यादा बनाए गए। समझ में आ रही है बात? आगे उसके बाद द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब धीरे धीरे उस समय पे हमारे इंडिया में क्या होने लगा? यूरोप के लोग बंगाल में आने लगे। किस चीज के लिए? सामानों को खरीदने के लिए, खास करके मसाला, कपड़ा, चाय, ये सब खरीदने के लिए हमारे इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ पे? बंगाल में खरीदने के लिए आने लगे। उससे फायदा हुआ बंगाल के लोगों को। क्या फायदा हुआ पता है? समझिए, यूरोप के लोग, इंग्लैंड के, फ्रांस के, इधर के लोग इंडिया के बंगाल में आ रहे हैं सामान को खरीदने के लिए। क्या? मसाला, कपड़ा, मतलब कॉटन, फिर से टी, ये सारी चीजें खरीदने के लिए आ रहे थे। बताओ इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? बंगाल के किसानों को होगा। तो बंगाल के किसान बड़े लेवल पे कॉटन का, टी का, है ना, मसालों का खेती करने लगे, बेचने लगे महंगे दाम में, उनका प्रॉफिट भी होने लगा। तो बंगाल के किसानों को बहुत फायदा हुआ। द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ्ड। डबल रूफ्ड मतलब 2 मंजिला, उसको हम लोग बोलते हैं बंगाल में बेसिकली बोला जाता है 2 चाला। ठीक है ना। और 4 रूफ्ड जिसको हम लोग कहते हैं चौशाला स्ट्रक्चर ऑफ द हैच्ड हट्स। कहने का मतलब यह है कि उसी समय से मंदिरों में 2 मंजिले वाले मंदिर और 4 मंजिले वाले मंदिर उस समय से बनाए जाने लगे। हालांकि झोपड़ी के ही बनते थे मंदिर, लेकिन 2 मंजिले और 4 मंजिले वाले मंदिर बनने लग गए। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं।
हालांकि यदि आप आज भी गांव वगैरह में जाओगे ना, किसी किसी गांव में आज भी आपको दिखेगा कि जो मंदिर हैं वो आज भी झोपड़ी के हैं, और वो झोपड़ी एक मंजिला नहीं बल्कि 2-3 मंजिला भी होता है, झोपड़ी भी होते हैं 2-3 मंजिला के। शायद आपने कभी देखे होंगे, नहीं देखे तो आप इस चीज को जान लो कि झोपड़ी भी 2-3 मंजिले के बनते थे उस समय पे। तो बंगाल में चीज बनने लगा। दिस लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर, और वहीं से पूरे बंगाल में ये चीज फैल गया कि मंदिर मतलब 2 मंजिला 4 मंजिला इस प्रकार के होने चाहिए, छोटे मंदिर तो होने ही नहीं चाहिए। इसीलिए आज भी आप बंगाल में जाओगे ना, बंगाल में आज भी आप जाओगे तो बंगाल में अधिकतर मंदिर आपको जो है ना 2 मंजिले या फिर 4 मंजिले वाले दिखेंगे। 3 मंजिले वाले भी मंदिर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कम है। ज्यादातर 2 मंजिले और 4 मंजिले वाले मंदिर आपको बंगाल में ज्यादा मिलेंगे, ठीक ना। इसीलिए कभी आप देखना, बंगाल का जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होता है बड़ा फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है दुर्गा पूजा फेस्टिवल। कहाँ का? बंगाल का। कभी बंगाल के अंदर जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल मनाया जाता है उसके पंडालों को देखा आपने? कभी गौर करना, उसका पंडाल बहुत भयंकर बनता है, और वो पंडाल हमेशा बहुत ऊंचा बनाया जाता है। क्यों ऊंचा बनाया जाता है? क्योंकि ऊंचा बनाने का पंडाल आज का कल्चर नहीं है, वो बहुत पहले का है। बहुत पहले 2 मंजिला 4 मंजिले वाले पंडाल बनते थे, तो आपको क्या लगता है कि आज नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा, ठीक ना। तो मंदिरों को ऊंचा बनाना, 2 मंजिला 4 मंजिला बनाना, ये बंगाल में आज का दिन नहीं है, बहुत पहले से वो चीज हो रहा है, आज भी है, ठीक है। अगला, टेम्पल्स वेयर यूजुअली बिल्ड ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। मंदिर जब भी बनाए गए बंगाल में, पहले बनाया जाता था एक चबूतरा। चबूतरा समझते हैं आप? यानी कि जमीन से ऊपर मिट्टी को इकट्ठा करके, ईटा वगैरह को इकट्ठा करके पहले स्क्वायर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, स्क्वायर के शेप का ऊंचा जमीन, और उसके ऊपर फिर मंदिर बनाया जाएगा। तो ऐसा कई जगह पे आपने भी देखा होगा, कई जगह पे कि मंदिर होता है तो पहले क्या करते हैं लोग, जमीन को ऊंचा करते हैं, मिट्टी बालू ईटा वगैरह भर के, फिर उसके बाद उसके ऊपर मंदिर बनाते हैं। तो ये चीज बंगाल में आपको आज दिखेगा। द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन। अंदर का जो पार्ट होता था मंदिर का वो बिल्कुल प्लेन होता था, बहुत सिंपल। बट द आउटर वॉल्स ऑफ मैनी टेम्पल्स वेर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट। टेराकोटा का मतलब बेसिकली एक अलग प्रकार का मिट्टी होता है जो कि बहुत ठोस होता है, सूख जाने के बाद वो बहुत ठोस हो जाता है। बचपन में आप लोगों ने शायद खेला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बचपन में गांव के मेले में खास करके मिट्टी के बने हुए खिलौने मिलते थे, और वो मिट्टी के खिलौने बहुत ही ठोस होता था, उसी को हम लोग कहते हैं टेराकोटा मिट्टी, या फिर टेराकोटा टॉय कह लो आप, ठीक ना। तो बंगाल में ये देखा गया उस समय पे कि जो मंदिर के अंदर वाला चीजें हैं वो बहुत सिंपल रखते थे वो लोग, कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं। लेकिन मंदिर के बाहर बहुत अच्छा मंदिर के दीवारों पे पेंटिंग, ऑर्नामेंटल टाइल्स यानी कि सुंदर सुंदर टाइल्स वगैरह वो लोग लगाते थे, और टेराकोटा टैबलेट। टेराकोटा टैबलेट का मतलब हो गया बेसिकली, जो टाइल्स आप देखते हो ना, आज आप देखते हो कि टाइल्स के ऊपर अलग प्रकार के डिजाइन बने होते हैं, तो उस प्रकार के बने हुए टाइल्स, टैबलेट बोलो टाइल्स बोलो, बात एक है, वहां पे मंदिरों में उस समय पे चिपकाए जाते थे ताकि मंदिर देखने में सुंदर लगे। तो सोचो ये सारा चीज उस समय पे होता था, आज तो और अच्छे तरीके से होता है। ये बताने का मतलब क्या है? ये आपको ये बता रहा है कि इंडिया में चीजों को सजाने में, डेकोरेट करने में हम लोग कभी पीछे नहीं थे, बहुत आगे थे हम लोग, ठीक ना। मंदिर जब बनाते थे तो एकदम सुंदर मंदिर बनाते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है, और अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फिश एज फूड। यानी कि मछली जो है उसको लोग किस तरीके से खाने लग गए, खाना के तरह। और आज भी आप बंगाल में जाओगे, बंगाल में ज्यादातर जो डिश है ना उसमें आपको मछली का इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। ये खराब बात नहीं है, बंगाल के लोगों के लिए अच्छा बात है, वो लोग गर्व से खाते हैं मछली को ज्यादा, क्योंकि बंगाल में मछली का जो कल्चर है वो आज का नहीं है, बहुत पहले से है। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, यदि आपको महीनों के महीनों भर यानी कि 1 महीना में 30 दिन, यदि आपको 30 दिन मछली खाने के लिए बोले, आप खा लोगे? नहीं खा पाओगे, बोर हो जाओगे। लेकिन बंगाल के लोगों को बोलो कि आप 30 दिन मछली खाओ, खा लोगे? वो खा लेंगे, क्योंकि उनको बचपन से आदत होता है। और ये कोई गलत बात नहीं है, वहाँ के रहने सहने खाने पीने का परंपरा है वहाँ का, ठीक है ना। जैसे आप साउथ इंडिया जाओ, साउथ इंडिया फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु केरल जाओ, वहाँ के लोगों को आप बोलो महीनों भर इडली डोसा सांभर खा के रह लोगे, वो रह लेगा, लेकिन आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम लोगों को पसंद है चावल दाल सब्जी रोटी भुजिया दूध, ये सब चीजें, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो जहाँ पे रह गया वहाँ का खाना पीना उनको सूट कर गया, अच्छा लग गया, तो वो उसी को फॉलो करते हैं।
तो बंगाल के लोगों ने क्या कर लिया, मछली को ही अपना भोजन बना लिया। अच्छा, इसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है, बंगाल में मछली खूब होता है, बताओ क्यों? क्योंकि बगल में समुद्र है, अरेबियन सी, सॉरी माय मिस्टेक, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल चूंकि समुद्र बगल में है तो मछली का कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसलिए वो लोग मछली को अपना भोजन बना चुके हैं। लिखा हुआ वही कि बंगाल इज अ रिवराइन प्लेन। रिवराइन प्लेन का मतलब हो गया कि बंगाल में नदी भी है और बंगाल के बगल में समुद्र भी है, ध्यान रखना। रिवराइन का मतलब हो गया बेसिकली बंगाल में नदी है। बगल बताओ बंगाल में नदी कौन सा हमारा? अरे यही गंगा नदी। यही गंगा नदी बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए कहाँ चल जाती है? बंगाल चल जाती है। तो भाई गंगा नदी जब बंगाल जा रही है तो गंगा नदी में तो मतलब गंगा नदी में भी तो मछली होगा, तो वो लोग मछली पकड़ते हैं वहां पे। विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश, यानी कि गंगा नदी का पानी बंगाल जाता है तो बंगाल में गंगा नदी के पानी की वजह से बंगाल में चावल का खेती अच्छा होता है और मछली भी वहां के मछुआरे खूब पकड़ते हैं, दोनों जगह से, नदी के पानी से भी और समुद्र के पानी से भी, क्योंकि दोनों उसके पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला, दीज टू आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर बंगालीज, यानी कि बंगाल के गरीब से गरीब आदमी के घरों में भी आप देखोगे कुछ खाने के लिए हो ना हो, मछली और चावल जरूर होता है उनके घर में, क्योंकि वहां पे मछली और चावल दोनों सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है ये बताओ पहले? क्योंकि ज्यादा उगता है, और जो भी चीज ज्यादा उगता है ना उसका प्राइस मार्केट में अपने आप कम हो जाता है, ठीक ना। तो बंगाल में चावल खूब होता है, क्यों? क्योंकि गंगा नदी का पानी है। मछली खूब होता है, क्यों? क्योंकि गंगा नदी के अंदर भी मछली है और समुद्र भी है हमारे बगल में, बे ऑफ बंगाल, तो दोनों जगह से मछली वहां पे खूब मिलता है। तो मछली और चावल इन दोनों में बंगाल बहुत आगे है, इसीलिए बंगाल के गरीब से गरीब घर में भी मछली और चावल का इस्तेमाल होते हुए आप देख लोगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन्स सेवरल रेफरेंसेस टू फिश, यानी कि बंगाल में मछली का जो कल्चर है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वहां बंगाल में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपना घर परिवार चला रहे हैं केवल मछली को मार्केट में पकड़ के बेच के। समुद्र में, नदी में वो लोग मछली को पकड़ते हैं और मार्केट में जाके बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, उनसे उनका घर परिवार चलता है, ठीक ना। तो बंगाल में कई सारे लोग हैं जिनका घर परिवार मछली पकड़ के वो लोग मार्केट में बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, इस तरीके से उनका घर परिवार चलता है। और बंगाल में कई सारे ऐसे किताब है बंगाली भाषा में लिखे हुए हैं जिसमें इस बात का जिक्र है, मतलब किताबों में भी जिक्र है कि बंगाल में क्या फेमस है? मछली फेमस है। समझ रही है बात? मतलब बंगाल में जो भी किताबें हैं पुराने किताब, उसमें भी मछली के बारे में जिक्र है, तो इससे ये आइडिया लगता है कि बंगाल में मछली वाकई में बहुत ही फेमस है, ठीक ना। आगे, ब्राह्मण्स वेयर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, मतलब ब्राह्मण्स बेसिकली जो है बंगाल में उनको नॉन वेजिटेरियन फूड खाने का अलाउड नहीं है। भाई देखो, खाने का मन करे तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली ब्राह्मण खाता भी तो नहीं है ना। जो ब्राह्मण्स लोग होते हैं, खास करके यदि बंगाल के बारे में बात करें तो बंगाल के ज़्यादातर ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, यानी कि मछली वगैरह वो लोग नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे बिहार में आप देखोगे, यूपी में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो कि मछली वगैरह खाते हैं, शौक से खाते हैं, वो समझा ये बात। लेकिन बंगाल के ब्राह्मण कभी भी मछली को टच भी नहीं करेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बट द बृहद धर्म पुराण बेसिकली एक धार्मिक किताब है, 18th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट। ये किताब कब हुआ करते थे? 13th सेंचुरी में लिखा गया था इस किताब को। फ्रॉम बंगाल परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू ईट सर्टेन वैरायटीज ऑफ फिश, यानी कि ये जो धार्मिक किताब है बंगाली भाषा में जो लिखा हुआ है, लेकिन इस किताब में एक चीज क्या है कि जो लोकल ब्राह्मण्स हैं, आसपास के जो ब्राह्मण्स हैं, वो मछली खा सकते हैं, लेकिन हर प्रकार के मछली नहीं, कुछ कुछ प्रकार के मछली खा सकते हैं। देखो यहाँ पे ना बंगाल में ब्राह्मण्स को लेकर दो बातें हैं, ध्यान रखना। बंगाल में ब्राह्मण्स को लेकर दो बातें हैं। पहला बात ये कि बंगाल में ब्राह्मण्स मछली नहीं खाएंगे, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि जब आप बंगाली किताब है, हमारा बेसिकली धार्मिक किताब है बृहद धर्म पुराण, इसको जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है
कि कुछ कुछ ब्राह्मण जो है मछली के कुछ कुछ वैरायटी को खा सकते हैं, सारे वैरायटी को नहीं खा सकते हैं। तो इस चीज को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी होता है बंगाल में कि कौन ब्राह्मण मछली खाएगा और कौन ब्राह्मण मछली नहीं खाएगा, किस प्रकार की मछली खाएगा और किस प्रकार की मछली नहीं खाएगा, इस प्रकार को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी होता है। खैर ये उनका अपना मामला है, वो लोग अपना देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक समझ में आया आपको? इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। इस तरीके से अब बताइए कहीं पे कोई डाउट इस चैप्टर में? समझ में आया सब कुछ? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।